बादलों में जादुई काजल और लिपस्टिक का घर। सुमित्रा, ये देखो, मैं 3 तरह के फूल ले आया हूँ। इन सभी का रंग कल के फूलों से भी ज्यादा अच्छा है और इनसे लिपस्टिक भी बड़ी ही सुंदर बनेगी। हाँ, सच में इन फूलों का रंग तो बहुत ही सुंदर है और मैंने भी दिए की बाती को पूरी रात जलाकर अच्छे से काला गाढ़ा काजल जमा कर लिया है। अब बस उसे एलोवेरा में मिलाकर उसका एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है और आज के लिए काजल तैयार हो जाएगा। वैसे हमारी बिटिया सुमन कहाँ है? अरे वो तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई है। राकेश और सुमित्रा काजल और लिपस्टिक बनाने का काम किया करते थे और फिर उसे बाजार में बेच दिया करते थे। वो लोग ऑर्गेनिक चीजों से काजल और लिपस्टिक बनाया करते थे, फूलों के रंग और रस से लिपस्टिक तैयार करते थे और आयुर्वेदिक तरीके से काजल तैयार करते थे। इसलिए बाजार में उनके लिपस्टिक और काजल के अच्छे दाम मिल जाते थे, जिसमें उनका परिवार अच्छे से चल जाता था। वो बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, पर उन्हें किसी चीज की कमी भी नहीं थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन जब राकेश जंगल में लिपस्टिक तैयार करने के लिए फूल लेने गया होता है, तभी झाड़ियों में से निकलकर एक सांप उसे काट लेता है। वो सांप अत्यंत जहरीला था, जिस कारण कुछ देर इलाज न मिलने पर राकेश की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये बात सुमित्रा और सुमन को पता चलती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे तैसे वो लोग राकेश का अंतिम संस्कार करते हैं, पर कहते हैं ना, चाहे जो भी हो, अगर जीवन है तो जीना ही पड़ता है। इसलिए फिर सुमित्रा राकेश की जगह फूलों के लिए जंगल जाने लगती है और सुमन स्कूल के बाद अपनी माँ की काजल और लिपस्टिक बनाने में मदद करने लगती है। एक दिन आधी रात को बैठकर सुमित्रा लिपस्टिक तैयार कर रही थी, तभी सुमन की आंख खुल जाती है और अपनी माँ को काम करता देख सुमन कहती है, माँ, 2:30 बज रहे हैं, आप अभी तक सोई नहीं और इतना देर तक काम कर रही हैं। बेटा, तेरे पापा के जाने के बाद हमारा काम बहुत ही धीमा पड़ गया है और जब तेरे पापा थे तो हम मिलकर बहुत सारी लिपस्टिक और काजल तैयार कर लिया करते थे, पर उनके जाने के बाद मैं और तू अकेले आधा काम भी नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा रात को काम करके थोड़ी और काजल और लिपस्टिक बन जाएगी। पर ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू सोचा, कल तुझे स्कूल भी तो जाना है ना। सुमित्रा जबरदस्ती सुमन को सोने के लिए भेज देती है और फिर रात भर काम करती रहती है, परंतु 3-4 दिन तक ऐसे काम करने की वजह से सुमित्रा की तबीयत खराब हो जाती है। जब सुमन स्कूल से घर आती है और अपनी माँ की हालत देखती है, तो वो कहती है, मैंने आपसे कहा था ना, इतनी रात तक काम मत करिए। देखा, आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई है और फिर भी आप काम कर रही हैं। पर बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अभी तेरी स्कूल की फीस भी भरनी है, इस घर का किराया भी देना है और भी बहुत खर्चे हैं और इन सब खर्चों को निकालने के लिए काम करना तो जरूरी है। पर माँ, काम करने के लिए इंसान की तबीयत भी ठीक होनी चाहिए। आप अपनी हालत देखिए, आप जाइए, दवाई खाइए और सो जाइए, बाकी का काम मैं कर दूंगी। पर बेटा, हमें शाम तक बाजार में पिंकी आंटी के यहाँ 25 लिपस्टिक और 25 काजल भेजने हैं। अभी तक आधा माल भी तैयार नहीं हुआ है। अगर मैं आराम करने के लिए चली गई तो ये सब कैसे होगा? आपको और पापा को देखकर मुझे भी ये काम अच्छे से आ गया है और आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मेरे हाथ बड़े तेज चलते हैं, मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दूंगी। अब आप जाइए और दवाई खाकर सो जाइए। सुमित्रा सुमन की बात मान लेती है और आराम करने चली जाती है। कुछ देर आराम करने के बाद जब शाम को उठती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि सुमन ने अपनी बात के कहे अनुसार सच में सारा माल बनाकर तैयार कर दिया है। ये देखकर सुमित्रा काफी खुश हो जाती है और फिर सारा माल पिंकी आंटी के यहाँ भिजवा देती है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है, परंतु सुमित्रा की हालत में सुधार नहीं आता। उसकी तबीयत समय के साथ और खराब ही होती जा रही थी। सुमन अपनी माँ की बहुत सेवा करती थी, यहाँ तक कि अब वो अपनी माँ को कोई भी काम नहीं करने देती थी, परंतु विधि का विधान कौन ही बदल सका है।
एक दिन सुमित्रा सुमन को अपने पास बुलाती है और कहती है, सुमन, तू अपना ध्यान रखना। अब लगता है भगवान का बुलावा आ गया है। अब मुझे जाना होगा। ऐसे मत कहो माँ, पहले पापा हमें छोड़कर चले गए और अब आप जा रही हो। मैं अकेले कैसे रहूंगी? आप ऐसा मत करिए, मुझे छोड़कर मत जाइए। जिसकी मौत जब लिखी है तब आनी ही है। अब मैं चलती हूँ, तो अपना ध्यान रख। ऐसा कहते ही सुमित्रा के प्राण उसका शरीर त्याग देती हैं। बेचारी सुमन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में अकेली पड़ चुकी थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। धीरे धीरे वो खुद को संभालती है और फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है, परंतु उसकी टीचर फीस ना भरने के कारण उसे स्कूल से निकाल देती है। जब तक मैं फीस जमा नहीं करूंगी, तब तक टीचर मुझे स्कूल में आने नहीं देंगी। कुछ ही महीनों में मेरी परीक्षा है। अगर मैंने ये क्लासेस मिस कर दी, तो मैं परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाऊंगी। पर फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, आखिर मैं करूं तो क्या करूं? और शायद भगवान से भी सुमन का दुख देखा नहीं जाता। उसी शाम सुमन के घर पर शहर से एक बहुत बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड के कुछ लोग आते हैं। हेलो मिस सुमन, आप वही है ना जो नेचुरल और आयुर्वेदिक तरीके से काजल और लिपस्टिक बनाती हैं? मेरे माता पिता और मैं यही काम करते थे। करते थे मतलब अब आप लोग ये काम नहीं करते हैं? मेरे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, परंतु मैं अपना खर्च चलाने के लिए यही काम करती हूँ। चलिए, मेरे पास आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। कैसी अपॉर्चुनिटी? आजकल लोगों को केमिकल वाली चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चाहते हैं कि वो कुछ नेचुरल लगाएं, जो नेचर से जुड़ा हुआ, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हो। इसलिए हम इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहे थे और हमें आपके बारे में पता चला। हम चाहते हैं आप हमारे लिए सैंपल के लिए 100 लिपस्टिक और 100 काजल बनाकर तैयार करें। इसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर वो टेस्ट में पास हो गए तो हम आपको बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे और आपकी हेल्प के लिए आपको बहुत सारे लोग भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सुमन को स्कूल फीस भरने के लिए पैसों की जरूरत थी और ये एक बहुत ही अच्छा मौका था, इसलिए सुमन हाँ कर देती है। उस कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए सुमन को सैंपल बनाने के लिए कुछ एडवांस रुपए देकर जाते हैं, जिसके बाद सुमन अपने माँ और पिता के तरीके को अपनाकर आयुर्वेदिक काजल और लिपस्टिक बनाने लगती है और कुछ ही दिन में वो 100 लिपस्टिक और 100 काजल बनाकर तैयार कर देती है। इस बार के फूलों में तो सुगंध भी बहुत अच्छी थी, इसलिए इस लिपस्टिक का रंग और सुगंध काफी अच्छी आई है और काजल भी इस बार काफी अच्छा बना है। ये उन लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसके बाद सुमन उन सभी लिपस्टिक और काजल को एक डब्बे में पैक करके रख देती है और फिर बाजार चली जाती है, परंतु वो ये नहीं जानती थी कि अब उसके ऊपर एक और विपदा आने वाली है। जैसे ही सुमन घर लौटती है तो देखती है एक बिल्ली ने उसके लिपस्टिक और काजल के डब्बे को पूरे तरीके से खराब कर दिया है। सारी लिपस्टिक नीचे गिरी पड़ी है और काजल टूट के बिखर गए हैं। ये देखकर सुमन भी टूट जाती है। उसी शाम को कॉस्मेटिक ब्रांड के ऑफिसर आ जाते हैं। जी सुमन जी, आपने आज का टाइम दिया था। आई होप आपने सब सामान बनाकर तैयार कर दिया होगा। इसके बाद सुमन उस ऑफिसर को सारी बात बताती है, परंतु ये सुनकर वो ऑफिसर आग बबूला हो जाता है। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है हमने आपकी लिपस्टिक और काजल को टेस्ट करने के लिए कितने बड़े साइंटिस्ट को अपनी लैब में बुलाया है। हमने उन्हें लाखों रुपए दिए हैं और आपने हमारे साथ ऐसा किया। मुझे अभी के अभी मेरा एडवांस वापस चाहिए, नहीं तो जो माल हमने आपसे बनाने को कहा था वो चाहिए। देखिए, आपने जो एडवांस दिया था वो तो इन लिपस्टिक और काजल को बनाने में खर्च हो गया और इतनी जल्दी में इतनी सारी लिपस्टिक और काजल नहीं बना सकती। ठीक है, मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ। या तो हमारे एडवांस पैसे वापस कर दीजिए या तो हमने जो सामान कहा है वो बनाकर तैयार रखें। ऐसा कहकर वो ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ सुमन असमंजस में पड़ जाती है और दुखी होकर नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। माँ, पापा, अब मैं क्या करूँ? ना तो मेरे पास इन्हें देने के लिए पैसे हैं और ना ही लिपस्टिक और काजल बनाने के लिए सामान।
आखिर ये कैसी विपदा है? तुम्हारे माता पिता तो बहुत ही बहादुर थे। तुम्हें भी उनकी तरह बहादुर बनना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। सुमन डर जाती है और पीछे देखती है तो उसे सुनहरे पंखों में एक बहुत ही प्यारी परी दिखाई देती है। आप कौन हैं और आप मेरे माता पिता को कैसे जानती हैं? सुमन, तुम्हारे माता पिता जब भी यहाँ फूल तोड़ने आते थे, मैं उन्हें देखती थी। वो जानवरों की, लोगों की और यहाँ तक कि हम परियों की भी सहायता करते थे। वो लोग बहुत ही अच्छे थे, इसलिए आज मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। आप सहायता कैसे करेंगी? अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे एक सोने की सीढ़ी है जो सीधे बादलों तक जाती है और बादलों में तुम्हें एक लिपस्टिक और काजल का घर दिखाई देगा। तुम उनके प्रश्नों का सही उत्तर देना और उनके अंदर चले जाना। वो तुम्हें सब कुछ दे देंगे जो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर सुमन खुश हो जाती है और परी का धन्यवाद करके सोने की सीढ़ी पर चढ़कर बादलों में पहुंच जाती है, जहां उसे सच में एक लिपस्टिक का और काजल का घर दिखाई देता है। बादलों की जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है लड़की। प्रश्न ये है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसका मोल नहीं लगाया जा सकता, परंतु फिर भी वो सबसे ज्यादा कीमती है? ऐसी केवल एक ही चीज है और वो है माँ की ममता और पिता का दुलार। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। तुम मेरे घर में आकर आयुर्वेदिक काजल और इस प्रकृति के सौंदर्य से सुंदर हीरे ले जा सकती हो। अब तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान पहनता है वो खरीदता नहीं, और जो खरीदता है वो पहनता नहीं? ऐसी केवल एक ही चीज है और वो है कफन। तुम्हारा उत्तर मुझे पसंद आया। अब तुम मेरे घर के अंदर आकर खूबसूरत रंगों और सुगंधित फूलों से बनी लिपस्टिक ले जा सकती हो। साथ ही साथ मेरे घर में तुम्हें हर प्रकार की धन दौलत मिल जाएगी। सुमन खुशी खुशी काजल और लिपस्टिक के घर में जाती है और केवल काजल और लिपस्टिक लेकर ही बाहर आने लगती है। पर वो दोनों घर सुमन की ईमानदारी से खुश होकर उसे बहुत से धन के साथ विदा करते हैं। धरती पर आकर सुमन उन कॉस्मेटिक के ऑफिसर्स को वो लिपस्टिक और काजल दे देती है। साथ ही साथ जादुई लिपस्टिक और जादुई काजल के घर के दिए हुए धन की सहायता से वो अपने स्कूल की फीस भरकर स्कूल जाने लगती है और उसी धन से एक अच्छा घर तैयार कर लेती है। कुछ ही दिनों में वो ब्यूटी कॉस्मेटिक के ऑफिसर सुमन के घर आते हैं। सुमन, हमने आपके काजल और लिपस्टिक को लैब में चेक कराया है। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हम चाहते हैं आप हमारी कंपनी में हेड की पोस्ट संभालें और जितने भी एम्प्लॉय हैं उन्हें बताएं कि आपने जो ये लिपस्टिक और काजल तैयार किए हैं वो किस तरीके से किए हैं, ताकि हम इसे और भी लोगों तक पहुंचा सकें। और इसके लिए आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही साथ हेड बनने के बाद आपका एनुअल पैकेज भी लाखों में होगा। ये सुनकर सुमन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसके माता पिता की इच्छा पूरी हो रही थी। वो चाहते थे कि सुमन इस छोटे से गांव की छोटी सी झोपड़ी से निकलकर ऊंचाइयों को छुए, और आज ऐसा हो रहा था। कुछ ही दिनों में सुमन की आयुर्वेदिक लिपस्टिक और काजल पूरे शहर में फेमस हो जाती है। बड़े बड़े लोग उसे खरीदने लगते हैं और अब सुमन के पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, और इसके लिए वो अपने माता पिता और उस जादू लिपस्टिक और काजल के घर का धन्यवाद करने लगती है। बेटा बेटी में फर्क। मीठीपुर नाम के गांव में मोहन का परिवार रहता था। मोहन अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक 10 साल का बेटा था और 12 साल की बेटी। बेटे का नाम अंकुश था और बेटी का नाम इशिता। अंकुश और इशिता में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। दोनों छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ा घमासान कर देते थे। एक दिन अंकुश इशिता की गुड़िया ले लेता है और उसे बाहर फेंकने की धमकी देने लगता है। तभी इशिता को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, अंकुश मान जा, मुझे मेरी गुड़िया दे दे। अगर तूने मेरी गुड़िया नहीं दी तो मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी। ऐसे कैसे मार देगी? मैं लड़का हूँ और मुझ में तेरे से ज्यादा ताकत है।
ओहो, बड़ा आया। देख रही थी मैं कैसे कल तुझे तेरे क्लास के लड़के स्कूल के बाहर पीट रहे थे। तब तेरी ताकत कहाँ गई और घर आकर माँ के सामने बुद्धू की तरह रो रहा था। अरे वो भी तो लड़के थे और तुम लड़की हो। तुम्हें तो मैं अपने एक हाथ से ही जमीन पर गिरा दूंगा और धूल चटा दूंगा। अच्छा, तो देखते हैं कौन किसको धूल चटाता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगते हैं। तभी दोनों की माँ वहाँ आ जाती है और बोलती है, अरे अरे, ये क्या कर रही है इशिता? लड़की जात है, कुछ तो शर्म कर। चल जा अंदर जाकर खाना बना, तेरे पापा आने ही वाले होंगे। नहीं मम्मी, आज तो मैं इसके सारे हेकड़े निकाल के रहूंगी। आज देख ही लेती हूँ ये कैसे मुझे धूल चटाता है। अंकुश बेटा, तू ही छोड़ दे, ये तो जिद्दी है, लेकिन तू तो मेरा राजा बेटा है ना। अगर लड़ते हुए इसके हाथ पैर टूट गए तो कौन इससे शादी करेगा? क्यों मम्मी, लड़ते हुए मेरे हाथ पैर ही क्यों टूटेंगे? मैंने कहा ना, अंदर जाकर खाना बना। अपनी माँ की बात सुनकर इशिता रोने लग जाती है और बोलती है, मम्मी आप बहुत बुरी हो। जब भी मेरी और इसकी लड़ाई होती है तो आप हमेशा इसका ही साथ देती हो। इतना बोलकर इशिता रोती हुई किचन में चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद मोहन घर आ जाता है और वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। मोहन की नजर में इशिता और अंकुश एक समान थे और वो दोनों में कोई फर्क नहीं करता था। इशिता अपने पापा को पानी देती है और उनसे कहती है, पापा आप अंकुश को समझा दो, हमेशा मेरे से लड़ते रहता है। अच्छा, मतलब फिर से तुम दोनों में लड़ाई हुई? कोई बात नहीं, जाने दो बिटिया, छोटा भाई है तेरा। नहीं पापा, अंकुश छोटा है लेकिन फिर भी घर में मेरे से ज्यादा उसकी अहमियत है। मम्मी और दादी उसे ही ज्यादा प्यार करती है। मुझे पता है मैं लड़की हूँ, इसलिए कोई भी मुझे उसकी तरह प्यार नहीं करता। अरे नहीं बिटिया, तू ऐसी बातें क्यों सोच रही है? कौन कहता है तुझे ऐसी बातें? कोई नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है यही सच है। इतना कहकर इशिता वहाँ से चली जाती है। मोहन थोड़ी देर बाद अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है। साथ ही मोहन अपनी पत्नी और अपनी माँ को भी बुलाता है। सबको इकट्ठा करके मोहन अपने दोनों बच्चों से बोलता है, हाँ भाई, बताओ तुम दोनों को क्या परेशानी है? पापा मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। इशिता बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी और बस रोई जा रही थी। तभी मोहन इशिता से कहता है, अरे बिटिया बता मुझे क्या हुआ? तभी मोहन की माँ कौशल्या बीच में बोल पड़ती है, अरे कुछ नहीं हुआ इस लड़की को, बस सारे दिन ड्रामे करती रहती है। घर के काम ना करना पड़े इसलिए सारा दिन मेरे अंकुश लल्ला से लड़ती रहती है। मैं लड़ती हूँ दादी, कम से कम पापा के सामने इतना तो झूठ मत बोलो। माना आप अंकुश को बहुत प्यार करती हो, लेकिन मैं भी तो आपकी कुछ लगती हूँ ना। या बोल दो कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। देखो तो इतनी सी छोरी कैसे कैचे की तरह जुबान चला रही है। मोहन समझा ले अपनी बेटी को, लड़की है तो अपने लहजे में बात करे। अरे माँ, वो कहना क्या चाहती है कम से कम उसकी एक बार सुन तो लो। इशिता बिटिया, जो कहना है खुल कर कहो। पापा, माँ और दादी हमेशा अंकुश की तरफदारी करते रहते हैं। अंकुश सारा दिन एक भी काम नहीं करता और सब मेरे से ही सारा काम करवाते हैं। अच्छा, क्या बोल रही है? मैं कोई काम नहीं करता? मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ और कितना काम करूँ? ये सब मैं भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर का काम भी करना पड़ता है। इशिता चुप हो जा, लड़के लड़कियों के काम अलग होते हैं। लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ घर का कामकाज भी सीखना चाहिए, लेकिन लड़कों को आगे चलकर बाहर काम करना पड़ता है, इसलिए उनके लिए पढ़ाई जरूरी है। फालतू अपने भाई से मत लड़। मैं भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ और आगे कुछ करना चाहती हूँ। ए छोरी, चुप कर और घर के कामकाज में ध्यान लगा। पढ़ाई तेरे लिए इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। माँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर अंकुश की तरह इशिता भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो आगे चलकर बहुत कुछ कर सकती है। भला इसमें क्या बुराई है? बुराई है जी, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखे, मेहंदी लगाना सीखे और अच्छा अच्छा खाना बनाना सीखे, यही बहुत है। इतना करेगी तो इसे अपने ससुराल में बहुत प्यार मिलेगा। हम भी तो इसके बारे में ही सोचते हैं, तभी तो इसे ये सब करने के लिए बोलते हैं। पढ़ाई करना और उसके बाद नौकरी करके घर चलाना
ये सब तो लड़कों का काम है। अरे पापा, लड़कियां बाहर जाकर कैसे काम कर सकती हैं? उनके अंदर इतना दम ही नहीं होता। इससे कोई मसला हल नहीं होता कि आखिर किसमें कितना दम है। तुम दोनों में इसी बात की लड़ाई है कि कौन ज्यादा काम करता है और कौन ज्यादा ताकतवर है। हाँ पापा, मुझे पता है, मैं ही घर का ज्यादा काम करती हूँ और मैं इससे ज्यादा ताकतवर भी हूँ। नहीं पापा, मैं ज्यादा काम करता हूँ जो इशिता कभी नहीं कर सकती। तो फिर ठीक है, आज से 15 दिन के लिए इशिता वो सारे काम करेगी जो अंकुश करता है और अंकुश वो सारे काम करेगा जो इशिता करती है। नहीं पापा, मैं घर के काम नहीं करूँगा। घर के काम करना तो लड़कियों का काम होता है। डर गया तो साफ साफ बोलना, ये लड़का लड़के बीच में क्या ला रहा है। ठीक है, मैं तेरे सारे काम करूँगा। वैसे भी तू करती ही क्या है, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। उस दिन से दोनों भाई बहन एक दूसरे का काम करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह इशिता तैयार होकर स्कूल चली जाती है और अंकुश घर में बैठकर घर का झाड़ू पोछा करता है। अंकुश घर के सारे काम करता है और खाना भी बनाता है। इस तरह काम करते करते अंकुश को इशिता की मेहनत का पता चल जाता है। दूसरी तरफ इशिता बहुत खुश थी। तभी इशिता स्कूल से आती है और उसके पिता उससे कहते हैं, इशिता, ये बाहर इतने सारे बड़े बड़े मोटे मोटे लट्ठे रखे हुए हैं, इसे उठाकर दूसरी जगह रख दो। क्या पापा, ये तो बहुत भारी होंगे, मैं इसे कैसे उठा पाऊंगी? लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी उठाने की कोशिश करूंगी। इस तरह इशिता भी अंकुश के काम करती है और अंकुश भी इशिता की तरह घर के सारे काम करता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं और अंकुश अपने पापा से कहता है, पापा, मुझे समझ आ गया, इशिता दीदी सच में बहुत काम करती है। घर के काम करना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे माफ कर दो इशिता दीदी, अब से मैं कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगा। अंकुश, पढ़ाई इतना भी आसान नहीं है जितना मैं समझती थी, और तू भी तो पापा के साथ इतने बड़े बड़े लट्ठे उठाता था और उसे उठाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई और तू इतने अच्छे से कर लेता है। लेकिन अब इशिता भी स्कूल जाएगी तो घर के कामों में मेरी मदद कौन करेगा? मम्मी, मैं और दीदी दोनों साथ मिलकर घर के कामों में आपकी मदद करेंगे। उस दिन से सब कुछ ठीक हो जाता है और अंकुश इशिता कभी भी दोबारा लड़ाई नहीं करते हैं। दोनों भाई बहन सारे काम एक साथ करते थे और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।